आज मैं आपको एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप अवेंजर्स डूम्सडे देखने वाले हो तो एक फिल्म ऐसी है जिसे मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी, और वो है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसने पूरे एक्समैन यूनिवर्स की टाइमलाइन हमेशा के लिए बदल दी। डूम्सडे में जब अलग अलग यूनिवर्स और म्यूटेंट्स की कहानी सामने आएगी, तब इस फिल्म की कई चीजें आपको और भी अच्छी तरह समझ आएंगी। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी कहानी साल 2023 से शुरू होती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पूरी कहानी। मेरा दिमाग जरूर कर सकते। नहीं, ये मैं झेल नहीं सकता, ये मैं नहीं कर सकता। बस दिमाग को थोड़ी जंग लग गई तुम है। समझ नहीं रहे, इसमें जंग लगने का कोई सवाल नहीं। फिल्म की शुरुआत होती है साल 2023 से, लेकिन ये वो दुनिया नहीं है जिसे हम जानते हैं। यहाँ इंसानों ने ऐसे रोबोट बना दिए हैं जिन्हें सेंटिनेल्स कहा जाता है। शुरुआत में इन्हें सिर्फ म्यूटेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये रोबोट किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अगर किसी इंसान की आने वाली पीढ़ी में म्यूटेंट बनने की जरा सी भी संभावना हो तो सेंटिनेल्स उसे भी खत्म कर देते हैं। मतलब पूरी दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक नाइटमेयर बन चुकी है। अब बचे हैं सिर्फ कुछ आखिरी एक्समैन जो जगह जगह छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सेंटिनेल्स हर लड़ाई के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अगर कोई उन पर बर्फ से हमला करे तो अगली बार वो खुद बर्फ का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर आग से हमला करो तो वो आग के खिलाफ भी खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी हर लड़ाई उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। एक पुरानी इमारत के अंदर किटी प्राइड, आइसमैन, कोलोसस, बिशप और बाकी म्यूटेंट्स आखिरी बार सेंटिनेल्स का सामना कर रहे हैं। उनका मकसद जीतना नहीं है, बस इतना समय निकालना है कि किटी अपनी पावर इस्तेमाल कर सके, क्योंकि किटी के पास एक बेहद यूनिक म्यूटेशन है। वो किसी इंसान की चेतना को कुछ दिनों पीछे भेज सकती है। इससे हर बार टीम भविष्य में मरने से पहले अतीत में जाकर अपनी गलती सुधार देती है। इसी वजह से वो इतने सालों से किसी तरह जिंदा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है। अब सिर्फ कुछ दिन पीछे जाना काफी नहीं होगा। अगर इस भविष्य को सच में बदलना है तो उन्हें पूरे 50 साल पीछे यानी 1973 जाना पड़ेगा। यहीं से पूरी कहानी ने सबसे बड़ा ट्विस्ट लेना शुरू किया था। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर बताते हैं कि सारी तबाही की शुरुआत एक ही इंसान से हुई थी, मिस्टीक। 1973 में उसने वैज्ञानिक बोलिवर ट्रास्क की हत्या कर दी थी। ट्रास्क वही आदमी था जिसने सेंटिनेल्स प्रोग्राम बनाया था। मिस्टीक उसे मारना चाहती थी क्योंकि ट्रास्क म्यूटेंट्स पर बेहद क्रूर एक्सपेरिमेंट करता था। उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उसके इस एक फैसले ने पूरी दुनिया बदल दी। सरकार ने ट्रास्क की मौत के बाद सेंटिनेल्स प्रोग्राम को और भी तेजी से मंजूरी दे दी, और सबसे बड़ी गलती, मिस्टीक पकड़ी गई। उसका डीएनए सरकार के हाथ लग गया। वैज्ञानिकों ने उसके डीएनए से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे सेंटिनेल्स किसी भी म्यूटेंट की पावर को कॉपी और एडॉप्ट कर सकते थे। यहीं से इंसानों की जीत लगभग तय हो गई। अब सवाल ये था, इतने साल पीछे कौन जाएगा? प्रोफेसर जेवियर नहीं जा सकते, मैग्नीटो भी नहीं, क्योंकि इतनी लंबी टाइम ट्रैवल किसी भी इंसान का दिमाग बर्बाद कर देगी। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसकी हीलिंग फैक्टर किसी भी नुकसान को तुरंत ठीक कर सकती है, वुल्वरीन। इसलिए किटी प्राइड उसकी चेतना को 1973 में भेजने का फैसला करती है। और जितना हो सके शांत रहो। क्या मत और अगले ही पल लोगन अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अब वो फिर से जवान है। उसके शरीर में अभी एडामेंटियम भी नहीं है और उसके सामने है 1973 की दुनिया। उसे तुरंत प्रोफेसर जेवियर को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर इस बार वो नाकाम रहा तो भविष्य में मौजूद हर आखिरी म्यूटेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि 1973 का चार्ल्स जेवियर वैसा इंसान नहीं रहा जिसे वो जानता था। उसका मिशन सिर्फ एक है, मिस्टीक को बोलिवर ट्रास्क की हत्या करने से रोकना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो भविष्य में म्यूटेंट्स का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो एक्सवेयर्स स्कूल पहुंचता है। जिस स्कूल में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ। दरवाजा खोलता है बीस्ट, लेकिन ये वही बीस्ट नहीं है जिसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। वो एक ऐसा सीरम बना चुका है जिससे उसकी नीली म्यूटेंट शक्ल दब जाती है और वो सामान्य इंसान जैसा दिखने लगता है। लोगन को लगता है कि अब सब ठीक होगा, लेकिन जैसे ही चार्ल्स एक्जेवियर सामने आता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये वो महान प्रोफेसर एक्स नहीं है, ये एक टूटा हुआ इंसान है। उसने स्कूल बंद कर दिया है, स्टूडेंट्स जा चुके हैं, और सबसे हैरानी की बात, वो फिर से चल सकता है। कैसे? क्योंकि बीस्ट के बनाए हुए उसी सीरम की वजह से। लेकिन इस सीरम की एक भारी कीमत है। जैसे ही चार्ल्स इसे लेता है उसकी टांगे काम करने लगती है, लेकिन उसकी टेलीपैथिक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। यानी उसे एक चीज चुननी पड़ती है, चलना या दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीपैथ बने रहना। लोगन बिना समय गवाए
उसे भविष्य की पूरी कहानी बताता है। पहले तो चार्ल्स को यकीन नहीं होता, लेकिन लोगन उसके बारे में ऐसी निजी बातें बताता है जो सिर्फ भविष्य वाला चार्ल्स ही जान सकता था। अब चार्ल्स समझ जाता है ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने है। मिस्टीक अब उसकी बात नहीं सुनेगी। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो है मैग्नीटो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, मैग्नीटो इस समय पेंटागन की सबसे सुरक्षित जेल में बंद है। अब सवाल ये है, दुनिया के सबसे खतरनाक म्यूटेंट को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए? यही एंट्री होती है क्विकसिल्वर की। एक बंदा था, अब वो एक जवान लड़का होगा, वॉशिंगटन डीसी में पला बड़ा। और मानो या ना मानो, सिर्फ कुछ मिनटों का ये किरदार पूरी फिल्म के सबसे यादगार सीन्स में से एक बन जाता है। क्विकसिल्वर की पावर बेहद सिंपल है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। वो इतनी तेज दौड़ सकता है कि उसके लिए पूरी दुनिया लगभग रुक जाती है। वो लोगों के हिलने से पहले उनके आसपास की हर चीज बदल सकता है। लोगन, चार्ल्स और बीस्ट उसकी मदद मांगते हैं। शुरुआत में उसे ये सब एक मजेदार एडवेंचर लगता है, और फिर शुरू होता है पेंटागन ब्रेकआउट। मैग्नीटो की सेल को खास तौर पर बिना धातु के बनाया गया है ताकि वो अपनी मैग्नेटिक पावर इस्तेमाल ही ना कर सके। प्लान आसान है, क्विकसिल्वर अंदर जाएगा, मैग्नीटो को बाहर निकालेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, पूरा पेंटागन सिक्योरिटी से भर जाता है। और अब आता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक स्लो मोमेंट। क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड में दौड़ना शुरू करता है। उसकी नजर में समय लगभग रुक चुका है। हवा में उड़ती गोलियां, हिलते हुए गार्ड, टूटता हुआ कांच, सब कुछ मानो फ्रीज हो गया हो। वो आराम से हर गोली का रास्ता बदल देता है, किसी गार्ड को हल्का सा धक्का देता है, किसी की टोपी घुमा देता है, और कुछ सेकंड में पूरा कमरा ऐसे बदल जाता है जैसे कोई लड़ाई हुई ही नहीं। बाकी लोगों के लिए ये सब एक पल में खत्म हो जाता है, लेकिन क्विकसिल्वर के लिए ये पूरा एक लंबा सफर था। आखिरकार मैग्नीटो जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन लोगन उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है ये आदमी बिल्कुल नहीं बदला। उसका मकसद अभी भी वही है। अगर उसे लगेगा कि इंसानों को रोकने का एक ही रास्ता है, तो वो बिना सोचे किसी की भी जान ले सकता है। फिर भी टीम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिस्टीक को रोकने के लिए मैग्नीटो की जरूरत है। चारों अब सीधे पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता है कि मिस्टीक वहीं बोलीवार ट्रास्क तक पहुंचने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैग्नीटो के दिमाग में एक बिल्कुल अलग प्लान चल रहा है। वो मिस्टीक को बचाना नहीं चाहता, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे मारने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसके हिसाब से एक इंसान की मौत से बेहतर है पूरी म्यूटेंट जाति का बच जाना। और यहीं से एक्समैन की सबसे खतरनाक टक्कर शुरू होने वाली है। प्रोफेसर एक्स की उम्मीद बनाम मैग्नीटो की सोच। अब उनका अगला मिशन है पेरिस, क्योंकि यही होने वाली है वो घटना जो पूरे भविष्य को बदल देगी। दूसरी तरफ मिस्टीक पहले ही बोलीवार ट्रास्क तक पहुंच चुकी है। उसकी नजर में ट्रास्क कोई मासूम वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने दर्जनों म्यूटेंट्स को पकड़कर उन पर बेरहम एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसकी वजह से कई म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं। यानी मिस्टीक के लिए ये सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ का सवाल भी है। इसी दौरान पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। दुनिया के कई बड़े नेता एक ही जगह मौजूद हैं, और ट्रास्क सरकारों को सेंटिनल प्रोग्राम के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टीक अपनी शेप शिफ्टिंग पावर का इस्तेमाल करके अंदर पहुंच जाती है और सीधे ट्रास्क पर हमला कर देती है। उसी समय लोगन और बाकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। चार्ल्स बार बार मिस्टीक से सिर्फ एक बात कहता है, तुम उसे मारोगी तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है शायद मिस्टीक उसकी बात सुन लेगी, लेकिन तभी मैग्नीटो बीच में आ जाता है और यहाँ वो ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। मैग्नीटो को पता चल चुका है कि भविष्य में सेंटिनल्स मिस्टीक के डीएनए की वजह से इतने ताकतवर बने, इसलिए उसके हिसाब से सबसे आसान रास्ता क्या है, मिस्टीक को अभी यहीं खत्म कर दो। उसके लिए एक इंसान की नहीं, पूरे म्यूटेंट समुदाय की जान ज्यादा जरूरी है। वो मिस्टीक की तरफ गोलियां मोड़ देता है। मिस्टीक बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है और उसी पल उसका खून जमीन पर गिर जाता है। यही होती है सबसे बड़ी गलती। बोलीवार ट्रास्क के लोग तुरंत उस खून का सैंपल उठा लेते हैं, यानी जिस चीज को रोकने के लिए सब यहाँ आए थे वो हो ही जाती है। अब ट्रास्क के पास मिस्टीक का डीएनए पहुंच चुका है और भविष्य के सेंटिनल्स की नींव यहीं रख दी जाती है। मिस्टीक किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन पूरी दुनिया ये सब लाइव देख चुकी है। अब इंसानों के मन में म्यूटेंट्स का डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी मैग्नीटो ने हालात सुधारने की जगह उन्हें और खराब कर दिया। उधर 2023 में भविष्य
वाले एक्समैन लगातार सेंटिनल से लड़ रहे हैं। हर मिनट उनके किसी न किसी साथी की मौत हो रही है। किटी प्राइड पूरी ताकत लगाकर लोगन की चेतना को अतीत में बनाए हुए है। अगर उसका ध्यान एक पल के लिए भी टूटा तो लोगन वापस भविष्य में आ जाएगा और फिर सब खत्म। 1973 में वापस पेरिस मिशन फेल होने के बाद चार्ल्स पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है शायद भविष्य बदलना अब नामुमकिन है, लेकिन लोगन उसे हार मानने नहीं देता। वो चार्ल्स से कहता है, अगर तुम खुद पर भरोसा छोड़ दोगे तो बाकी दुनिया तुम पर कैसे भरोसा करेगी। ये बात चार्ल्स के दिल पर सीधा असर करती है। उसे एहसास होता है कि वो इतने सालों से अपने दर्द में जी रहा था और उसी दर्द ने उससे उसकी पहचान छीन ली। आखिरकार वो बीस्ट का सीरम लेना बंद करने का फैसला करता है। जैसे ही वो सीरम छोड़ता है उसकी टेलीपैथिक शक्तियां वापस आ जाती हैं, लेकिन बदले में वो फिर से चल नहीं पाता। यानी चार्ल्स ने अपनी सबसे बड़ी ताकत वापस पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी सुविधा कुर्बान कर दी। अब उसके सामने सिर्फ एक मिशन है, मिस्टीक को ढूंढना। वो पहली बार इतने सालों बाद सेरिब्रो का इस्तेमाल करता है, लेकिन पूरी दुनिया में फैले करोड़ों लोगों की आवाजें, उनके डर, उनका दर्द, उनकी सोच सब एक साथ उसके दिमाग में आने लगती हैं। पहले तो चार्ल्स खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करता है और आखिरकार उसे मिस्टीक की लोकेशन मिल जाती है। लेकिन उसी समय एक और बुरी खबर सामने आती है। मैग्नीटो गायब हो चुका है और इस बार उसका निशाना सिर्फ मिस्टीक नहीं बल्कि पूरा अमेरिकी सिस्टम है। उसे सेंटिनल प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, जहां प्रोफेसर एक्स इंसानों और म्यूटेंट्स के बीच शांति बचाना चाहता है, जबकि मैग्नीटो पूरी दुनिया को ताकत के दम पर झुकाना चाहता था। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बोलीवार ट्रास्क के साथ व्हाइट हाउस के बाहर सेंटिनल प्रोग्राम का डेमो देने वाले हैं। दुनिया भर की मीडिया वहां मौजूद है। अगर आज सेंटिनल्स को दुनिया के सामने सफल साबित कर दिया गया तो शायद कोई भी देश इस प्रोग्राम को रोक नहीं पाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि मैग्नीटो पहले ही अपनी चाल चल चुका है। वो पेंटागन से अपना पुराना हेलमेट वापस ले लेता है ताकि अब प्रोफेसर एक्स भी उसके दिमाग को कंट्रोल ना कर सके, और फिर वो ऐसा काम करता है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मैग्नीटो दूर मौजूद एक पूरे बेसबॉल स्टेडियम को अपनी मैग्नेटिक पावर से उखाड़ देता है। सोचिए, पूरा स्टेडियम हवा में उड़ रहा है और अगले ही पल वो उसे व्हाइट हाउस के चारों तरफ गिरा देता है। अब वहां मौजूद हर इंसान कैद हो चुका है। पूरी दुनिया ये सब लाइव टीवी पर देख रही है। मैग्नीटो अब किसी से छिप नहीं रहा। वो जानबूझकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि म्यूटेंट्स इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके हिसाब से डर ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान डरेंगे तो कभी म्यूटेंट्स के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। लेकिन प्रोफेसर एक्स जानता है कि यही सोच भविष्य को बर्बाद करने वाली है। अगर आज दुनिया ने सिर्फ एक हिंसक म्यूटेंट को देखा तो सेंटिनल्स को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी दौरान लोगन मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करता है। अब पहली बार दोनों आमने सामने हैं, लेकिन एक बात लोगन भूल जाता है, उसके शरीर में अभी अडामेंटियम स्केलेटन नहीं है, यानी मैग्नीटो के पास उसे कंट्रोल करने का कोई मौका नहीं। लेकिन उसके आसपास मौजूद लोहे के टुकड़े अब भी मैग्नीटो के हथियार बन सकते हैं। मैग्नीटो बिना समय गवाए लोहे की कई रॉड्स लोगन के आर पार कर देता है। लोगन दर्द से चीख उठता है। इसके बाद मैग्नीटो उसे उठाकर सीधे नदी में फेंक देता है और पहली बार वुल्वरीन इस लड़ाई से बाहर हो जाता है। अब पूरा खेल सिर्फ 3 लोगों के बीच रह गया है, प्रोफेसर एक्स, मिस्टीक और मैग्नीटो। उधर भविष्य में हालात और भी खराब हो चुके हैं। सेंटिनल्स आखिरकार एक्समैन के छिपने की जगह तक पहुंच जाते हैं। एक एक करके सभी म्यूटेंट्स लड़ते हुए गिरने लगते हैं। आइसमैन, स्टॉर्म, कोलोसस, बिशप, लगभग हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। किटी प्राइड भी बुरी तरह घायल हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लोगन की चेतना को अतीत में बनाए रखती है, क्योंकि अगर उसने अब हार मान ली तो इन सभी की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। 1973 में मैग्नीटो राष्ट्रपति और बाकी नेताओं को मारने ही वाला होता है। उसका मानना है अगर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आज खत्म हो गए तो इंसान कभी म्यूटेंट्स के खिलाफ संगठित नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति निक्सन अचानक मिस्टीक में बदल जाता है। दरअसल मिस्टीक पूरे समय उसका रूप लेकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। वो मैग्नीटो पर गोली चलाती है। मैग्नीटो घायल होकर गिर जाता है। अब मिस्टीक के सामने फिर वही फैसला है जिसने भविष्य तय करना है। उसके हाथ में बंदूक है, सामने बोलीवार ट्रास्क खड़ा है। बस एक ट्रिगर दबाना है और उसका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी समय प्रोफेसर एक्स अपनी टेलीपैथी से उससे बात करता है। वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे याद दिलाता है कि तुम्हारा एक फैसला आने वाली
वाली पीढ़ियों की किस्मत लिखेगा। मिस्टीक पहली बार महसूस करती है कि अगर उसने आज गुस्से में फैसला लिया तो वही इतिहास दोहराया जाएगा जिसे बदलने के लिए लोगन भविष्य से आया था। वो धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर देती है और यहीं पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। लेकिन क्या सच में भविष्य बच गया या अभी भी कोई ऐसा राज बाकी है जो आने वाले एक्समैन और शायद अवेंजर्स डूम्सडे तक असर डाले? अब दुनिया के सामने पहली बार एक अलग तस्वीर थी। लोगों ने देखा कि एक म्यूटेंट राष्ट्रपति को बचा भी सकता है। यही वो पल था जिसने इंसानों की सोच में पहली दरार डाली। बोलीवार ट्रास्क बच जाता है, लेकिन उसका सपना वैसा नहीं चलता जैसा उसने सोचा था, क्योंकि मैग्नीटो के हमले ने पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि उसकी सेंटिनल टेक्नोलॉजी अभी सुरक्षित नहीं है। यानी सरकार के सामने अब एक मुश्किल सवाल था, क्या इतनी खतरनाक मशीनों पर भरोसा किया जा सकता है? इसी बीच 1973 में वुल्वरीन नदी की गहराई में डूब चुका है। वो जिंदा तो है लेकिन खुद बाहर नहीं निकल सकता। कुछ देर बाद सैनिक उसे पानी से बाहर निकालते हैं। पहले ऐसा लगता है कि ये विलियम स्ट्राइकर है, वही आदमी जो आगे चलकर वुल्वरीन के शरीर में एडमेंटियम डालेगा। लेकिन फिल्म यहाँ आखिरी ट्विस्ट देती है। जैसे ही कैमरा उसकी आंखों पर जाता है, उनकी आंखें पीली हो जाती हैं। मतलब वो असली स्ट्राइकर नहीं था, वो मिस्टीक थी जिसने उसका रूप धारण किया हुआ था। फिल्म यहाँ ये साफ नहीं बताती कि उसने लोगन को क्यों बचाया, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि अब इतिहास पहले जैसा नहीं रहने वाला। भविष्य 2023। लोगन अचानक अपनी आंखें खोलता है, लेकिन इस बार उसके सामने बर्बाद दुनिया नहीं है। ना सेंटिनल्स, ना उजड़े हुए शहर, ना मौत का सन्नाटा। वो खुद को जेवियर्स स्कूल में पाता है और जो लोग सालों पहले मर चुके थे वो सभी जिंदा हैं। साइक्लॉप्स वापस है, जीन ग्रे वापस है, स्टॉर्म जिंदा है, बीस्ट वही है, प्रोफेसर एक्स भी जिंदा है। यानी जिस भविष्य को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो आखिरकार बदल चुका है। लेकिन लोगन के साथ एक अजीब बात हुई। उसके दिमाग में सिर्फ 1973 तक की यादें हैं। इस नई टाइमलाइन में उसके साथ जो कुछ हुआ उसे उसकी कोई याद नहीं। प्रोफेसर एक्स मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें बहुत कुछ जानना है और हमारे पास समय भी है। यहीं फिल्म खत्म होती है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। ये फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे से पहले देखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट सिर्फ एक एक्समैन फिल्म नहीं है, ये मार्वल की सबसे बड़ी टाइम ट्रैवल और टाइमलाइन रीसेट कहानियों में से एक है। इस फिल्म ने दिखाया कि एक इंसान का एक फैसला पूरा भविष्य बदल सकता है। यही आइडिया बाद में मार्वल की कई कहानियों में भी बेहद अहम बन जाता है। और अगर अवेंजर्स डूम्सडे में अलग अलग यूनिवर्स, टाइमलाइंस और एक्समैन की वापसी अहम भूमिका निभाती है, तो इस फिल्म को देखने के बाद उन किरदारों और उनकी दुनिया को समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, ये किसी फिल्म की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एक्समैन यूनिवर्स की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है और आगे आने वाली मल्टीवर्स कहानियों के लिए बेहतरीन बैकग्राउंड देती है। यही वजह है कि आज भी बहुत से मार्वल फैंस इसे एक्समैन फ्रेंचाइज की बेस्ट फिल्मों में गिनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही मार्वल, डीसी और हॉलीवुड मूवीज की पूरी कहानी आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।